पहले बताओ कौन सा टॉपिक करोगे? सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। वेक्टर है, यूनिट डायमेंशन है, एरर मेजरमेंट है। बताओ सबसे पहले। पहले एरर कर लेते हैं, चलो। आओ। दुनिया में हर क्वांटिटी में एरर होता ही होता है। हमारे पैदा होने में भी था, मरते टाइम भी होगा। ठीक है, एरर इमोर्टल है। ओनली थिंग विच रिमेन्स इज एरर। ये जब भी मन करेगा प्रूफ करा दूंगा, एरर कभी भी नहीं मरता है, इसीलिए उसे पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि एरर, परमिसिबल एरर होता है जिंदगी में 5%। बस फिजिकल क्वांटिटी में जिंदगी में 5% एरर परमिसिबल होता है। 5% परमिसिबल एरर का मतलब कि, और ये कभी कभी ना एक्सीड भी कर जाता है। जैसे मान लो मैं खेली इन वैल्यू में रहा हूँ 0.05, और इसमें मेरा एरर आ गया, मेरी वैल्यू आ गई 0.01, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। बट इनका आपस में कंपैरिजन 5% से ऊपर चला गया ना, तो इसीलिए एरर पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हम इतनी एक्यूरेसी पे काम करते हैं, इतनी प्रिसीजन पे काम करते हैं। अच्छा, एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में बता दो मेरे को, क्या होता है? हाँ, अगर याद हो तो फिर मैं वो टॉपिक स्किप करके आगे बढ़ूंगा, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, मतलब मेरी रीडिंग आपस में कितनी आसपास है, वो क्या है? प्रिसीजन। और जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके क्लोज वैल्यू आना इज एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी बोले तो क्लोजर, क्लोजर टू रिजल्ट, रिजल्ट, क्लोजर टू रिजल्ट। चल गई बुद्धि। अच्छा, और फिर प्रिसीजन बोले तो आपस में कितने आसपास है? क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स टू ईच अदर। बस अगर ये याद रखोगे, पेपर में निकल जाएगा। कोई तुमसे डेफिनेशन पूछ नहीं रहा है, मतलब पता होना चाहिए, मतलब हमने देख लिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें दो तीन चीज है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जब तुम शुरुआत में पढ़ते हो तब स्कीम होती है कि ज्यादा तेज नहीं पढ़ाना, बाकी ये टॉपिक है ही नहीं पढ़ने लायक। अब देखो फटाफट। सबसे पहले जितनी भी नॉन जीरो फिगर है वो सारी की सारी कैसी है? सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो तो सारी सिग्निफिकेंट हो गई। नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। कौन कौन सी हो गई? 1 से लेकर 9 तक। अब सारी बात किस पे है? सारी लड़ाई है जीरो पे। अगर जीरो समझ लिया तो सब आ गया। अब जीरो कहां कहां आ सकता है? बीच में, आगे, पीछे। बीच में, आगे, पीछे। फिर डेसिमल का बता दूंगा। तो जितनी भी जीरो पीछे आएगी वो हमारे मतलब की नहीं है, जितनी भी जीरो आगे आएगी वो हमारी मतलब की नहीं है। जैसे मैंने कहा 200 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? एक। मैंने कहा तीन, 30100 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 3। ये वाली ट्रेलिंग जीरोस है, इनको नहीं गिनते। अब ट्रेलिंग और लीडिंग इन सबको छोड़ो, तुम ये आगे पीछे की याद रखो। आगे की जीरो खत्म, पीछे की जीरो खत्म, इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 3, इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, किन्हीं भी दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, डिजिट नहीं बोल रहा मैं, किन्हीं भी दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बीच भी एक सिग्निफिकेंट फिगर ही आ सकती है। तो तुम्हें क्या याद रखना है? ये तीसरे में सारी बात खत्म हो जाएगी। तीसरे में सारी बात कैसे खत्म हो जाएगी? कभी भी कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर या फिर ऐसे बोल लो कि इधर एक सिग्निफिकेंट फिगर, इधर एक सिग्निफिकेंट फिगर, बीच में हमेशा सिग्निफिकेंट ही आ सकता है, नॉन सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं आ सकता। नेवर नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो के हिसाब से याद रखोगे तो दिक्कत होगी, जीरो के हिसाब से मत याद रखो। मैं तुम्हें ये बता देता हूं कौन से वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी तक कौन कौन से जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते? आगे वाले पीछे वाले नहीं होते, बीच में कहीं किसी भी दो नॉन सिग्निफिकेंट पे फंस जाए तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक और आखिरी रूल। पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट है क्या? ये सिग्निफिकेंट है क्या? अब ये सिग्निफिकेंट है क्या? क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में सिग्निफिकेंट ही आ सकती है। यहां तक कोई परेशानी? ये सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। ठीक है, और जितनी भी पावर्स होती हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने कहा कि 3 × 10⁻⁻24 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? मैंने कहा 3.00 इंटू 10⁻⁻6, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, मैंने कहा 30 × 10⁻7 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? एक। अब समझ आ रहा है? हाँ बता। कैसे पढ़ेगी? हाँ ठीक है, ले।
ये कह रहा है कि मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, है ना? तो ये हो जाएगा 3.00 अपॉन में ये करा ना। ये पता है पावर में कब भेजते हैं? जब इनका कोई रोल नहीं होता। किसी ने अगर वो पावर में भेज रखी है, साइंटिफिक नोटेशन अगर किसी ने लिख रखी है, उस साइंटिफिक नोटेशन में इन पावर को इसीलिए बनाया गया है ताकि वो सिग्निफिकेंट में ना आए, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम एक्यूरेसी नहीं देखते, यहां पे हम देखते कितनी जीरो तक हम काम कर सकते थे, पर हमने नहीं किया। एक्चुअल में ये मतलब होता है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूं कि करंट है और करंट मैं मेजर कर सकता था कितने डेसिमल प्लेस तक, बहुत डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता था, पर उतना एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं किया, है ना? जैसे पाई की वैल्यू में क्या लिखूंगा 3.14, आगे कितनी आएंगी? सारी सिग्निफिकेंट फिगर है ना आगे, तो पॉइंट के बाद तो चाहे जीरो चाहे नॉन जीरो सारी सिग्निफिकेंट है। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी इसमें? इनफाइनाइट। अच्छा, लेकिन अगर मैं 3.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस या फिर प्लस 40 कर दूं तो अब भी 3 ही है। अच्छा, इसको -40 कर दूं तब भी 3 ही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे काम की सिर्फ ये शुरुआत की 2 है या 3 है, इसके बाद सारी काम की नहीं है, इसीलिए उनको पावर में चढ़ा दिया गया। ठीक है, अच्छा तुमसे कोई पूछे इरेशनल की सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हैं क्या? इरेशनल नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है लेकिन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या? हाँ, तो कहां तक सिग्निफिकेंस होगा वो सामने वाला बताएगा। जैसे सामने वाला चाह रहा है कि मुझे तो तुम एक काम करो, मुझे 5 वैल्यू तक सिग्निफिकेंट दे दो, तो मैं डेसिमल के आगे 5 वैल्यू तक जाऊंगा। ठीक है, ये सीधा सीधा एरर से ही रिलेटेड है, एरर में हम कहां तक किस लेवल तक वैल्यू निकाल रहे हैं उसी से रिलेटेड है सब। ठीक है अब तुम कोई भी नंबर बोल दो और बताना मुझे उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है कितनी नहीं है, बोल दो कोई भी रैंडमली जिसमें तुम्हें डाउट हो। तुम्हें लगता हो हाँ ये वाले में बता देता यार कोई सिग्निफिकेंट फिगर, मजा आ जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो रही है, जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? अब कितनी होगी? 6, और 2 ना लगाते तो 5। ठीक है, और बता, हो गया 0.001। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल के बाद सब सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 कितनी होगी टोटल? 3। और बताओ, और कोई? पक्का? अच्छा, अब एरर पे चलते हैं एरर में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कुछ रीडिंग ली, बिना रीडिंग के क्या आई एरर? बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की रीडिंग लेना चाहते हो? फोर्स। तो मैंने कहा 10.1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10.2 न्यूटन, 10.3 न्यूटन, 10.2 न्यूटन, ये 5 रीडिंग ली हमने, मेहनत करी निकाली है रीडिंग। ठीक है, अब सबसे पहले एक होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू ऐसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, मीन निकाल लेंगे। बेसिकली क्या है इसका? मीन निकालना, रीडिंग का मीन, क्योंकि रात चीज ऐसी रहेगी तुम्हें, रीडिंग का मीन। इन रीडिंग का मीन क्या आएगा? 10.1, 10, 10.2, 10.3, 10.2, 4 कहां से आ गया? अरे वापस वही आ गया ना, रीडिंग आ सकती है बिल्कुल, इसीलिए तो एक रिपीटेड ले ली ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि रिपीटेड आ भी सकती है कि नहीं। रीडिंग अगर रिपीटेड भी आ रही है तो वो भी रीडिंग नहीं जाएगी। ठीक है, एक कितनी होगी टोटल? 5। अच्छा, अब इनको सबको ऐड करेंगे, 50 तो आ ही गया, तो ये 0.2, 4, 3, 7 और 1, 8, तो कितना आ गया? 10.8 बटा 5। हाँ, 50.8/5। तो 5 से ये गया 10 बार, 5 एकम 5, 0.5 से 8 कितनी बार जाएगा? 1 बार, और फिर बचा कितना? 3, 6, तो 10.16 आ गया। ये 10.16 क्या आया? अब निकालेंगे एब्सोल्यूट। क्या हो गया इसको? एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होगा जैसे मेरी ये वाली वैल्यू आ गई, इसका इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे और मोड ले लेंगे। बेसिकली इसका जनरल एक्सप्रेशन ये होता है, जैसे मान लो ये तुमने ट्रू वैल्यू निकाली और ट्रू वैल्यू को मैंने नाम दिया xi, तो ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू को x नाम दे दो और इन सब वैल्यू को x1 x2 ऐसे नाम दे दो, तो ये हो जाएगा x माइनस xi। आई की वैल्यू 0 से लेके जहां तक तुमने, सॉरी 1 से लेके जहां तक तुमने रीडिंग ली है, तो x1 क्या हो गया? ये x2 क्या हो गया? ये x3 क्या हो गया? ये, और इनका डिफरेंस का मोड। अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी मैं किस में लिखूंगा? वैल्यू पॉजिटिव में। ठीक है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? पहली वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0.06। फिर 10.16 में से क्या घटा देंगे? 10, कितना आ जाएगा? 0.16। फिर 10.16 में से क्या घटा देंगे? 10.
2। अब आएगा तो माइनस का, पर मैं प्लस का लूंगा, तो कितना आ जाएगा 0.04। और ऐसे ही इसके साथ लेंगे 3 के साथ तो 0.01, 0.14। और अगर इसका 2 के साथ ले लेंगे डिफरेंस तो 0.04। ठीक है, ये सब क्या आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी है। ठीक है, अच्छा अब मुझे अगर फ्रैक्शनल एरर निकालना हो तो क्या करेंगे? हाँ वो क्या होता है, अरे वो तो परसेंटेज हो गया, वो डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या है, वो वहां पे डेल्टा क्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू बाय ट्रू वैल्यू ऑफ दैट रीडिंग, है ना? बस वही करना है। तो फ्रैक्शन एरर में क्या आ जाएगा, और परसेंटेज में फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो फ्रैक्शन एरर। अब फ्रैक्शन एरर में जैसे 0.016 है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 10 पॉइंट, ये क्या आ गया मेरा, फ्रैक्शन एरर। ये क्या आया, इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं क्या निकाल रहा था, फोर्स, तो मैंने क्या निकाला, डेल्टा एफ, ये रहा डेल्टा F1 कोई भी, और नीचे क्या लगा दिया उसके, वो वाला एफ। यहाँ तो कोई परेशानी? अब ये वाला एफ जो नीचे लगा, ये कौन सा एफ है, ये ट्रू वैल्यू है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया, हाँ ये ट्रू वैल्यू, कहा गया ट्रू वैल्यू तो निकाली है। तो मीन, अरे तो मीन तो उसका ऐसे बोलेंगे नहीं ना, मीन ट्रू वैल्यू, और ऊपर क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इज फ्रैक्शन एरर। ठीक है, इसे भाषा में याद रखोगे ज्यादा आसान रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू फ्रैक्शन एरर। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा एफ बाय एफ। अब ध्यान से सुनना, मुझे परसेंटेज में निकालना है, अपनी मर्जी से एक परसेंटेज चिपका दो, जब परसेंटेज चिपकाओगे 100 अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि तुमने 100 से डिवाइड करा है, तो 100 से गुणा करना भी तुम्हारा धर्म है, तो अपने आप ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब इसको लिख दो ऐसे, डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 और पीछे परसेंट। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी? तो ये सारे का सारा एरर का खेल था। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एरर। अच्छा, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एरर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एरर मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एरर में जैसे मान लो अगर मैंने कोई भी क्वांटिटी ले ली, ए में कोई एरर है, जो मैं लिखूंगा वो होगा मैक्सिमम परमिसिबल एरर। जैसे मैंने लिखा ए प्लस डेल्टा ए, तो ये क्या है, एक ए में एरर है, और डेल्टा ए क्या है, मैक्सिमम एरर इन ए, मैक्सिमम एरर इन ए। ऐसे ही मैंने लिखा बी प्लस डेल्टा बी, तो डेल्टा बी क्या होगा, मैक्सिमम एरर इन बी। कोई दिक्कत? अब मुझे निकालना है कि मेरी कोई क्वांटिटी है ए प्लस बी, उसमें कितना टोटल एरर होगा, तो उसमें टोटल एरर होगा ए प्लस बी, तो जोड़ ही देंगे अलग से, और इन दोनों एरर को जोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगा इसमें, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। किसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर, किसमें, इन ए प्लस बी। बताओ यहाँ कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे अगर मुझे ए माइनस बी में निकालना होता, तो ए माइनस बी तो मैं कर ही लेता, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर आता वही आता, एरर नहीं घटता कभी भी, एरर जुड़ता ही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे पता हो कि ए प्लस बी का बता दो, तो ए प्लस बी तो होगा, ए इंटू बी का बता दो, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी के लिए हम डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एरर की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट हथियार क्या है मेरे पास, लोग ले लो, इसको मान लो वाई, और मैंने कहा कि ए में एरर कितना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना है ए में, डेल्टा ए, बी में कितना है, डेल्टा बी, ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। हाँ, अच्छा ठीक है, तो ए एक्चुअल में क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, बी क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी प्लस माइनस, हर जगह प्लस माइनस आएगा, लेकिन जोड़ते टाइम इसको, या फिर इंक्लूड करते टाइम इसको ऐड ही करेंगे हमेशा। ठीक है, प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि ये जो बी वैल्यू है, जैसे मान लो मेरे पास 10 रीडिंग आई, तो और मेरे पास जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है वो 0.2 का है, तो 0.2 प्लस भी आ सकता है और 0.2 माइनस भी आ सकता है, तो एक्चुअल रीडिंग 10 नहीं थी, 10 तो मैंने निकाली। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी उसकी, 10 से कम या ज्यादा होगी। जैसे 10 निकाला, तो 10 से अगर 0.2 था मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो मेरी रीडिंग आ जाएगी 9.8, या फिर मेरी रीडिंग आ जाएगी 10.2। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक का ले रहा हूँ, एक का लेके दिखाया एग्जाम्पल, कोई से भी ले सकता है, तो इसका निकाल ले, इसका फ्रैक्शनल एरर पता कितना होगा, 0.04 अपॉन में 10.16। ठीक है, हाँ, तो a प्लस माइनस डेल्टा ये एरर हो गए मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मुझे निकालना था इसमें, तो मैं क्या करूंगा, y a इंटू बी, क्योंकि मुझे किसमें एरर निकालना है, इन दोनों के प्रोडक्ट में एरर निकालना है, और दोनों साइड क्या ले लूंगा लोग, तो ये लिखा जाएगा ln y ln a इंटू बी। ठीक है,
इस ln y को तो अभी एज इट इज रहने देंगे, इस ln को जब अंदर भेज खोलेंगे तो ये लिखा जाएगा ln a प्लस ln b। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट करेंगे, ओपन डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे? ओपन डेरिवेटिव। ओपन डेरिवेटिव मतलब कोई भी एक वेरिएबल ढूंढ के लाऊंगा, कोई भी, तुम्हारी मर्जी का, थीटा एक्स कोई भी। तो जैसे मैंने एक्स ढूंढ के ले आया, तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तो ये क्या आएगा, 1/y dy बाई dx। यहाँ पे 1/a dA बाई dx, यहाँ पे, और सब में से dx निकाल लो बाहर और कंपेयर कर लो, तो इक्वेशन तुम्हारी बिना dx के बच जाएगी। dx काट दो, तुम्हारी भाषा में dx काट दो। कटता नहीं है, वो ऑपरेटर है, बट तुम कंपेयर कर लोगे। कोई ऑपरेटर अगर सब में सेम ही काम कर रहा है और बाहर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आने का मतलब ये है वो कंपेयर हो रहा है। कंपेयर होने का मतलब जो चीज कॉमन है वो हटा दो, जो चीज कॉमन नहीं है वो रख लो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 1/y और ऊपर dy, तो ये लिखा जाएगा dy बाय y। ऐसे ये क्या लिखा जाएगा, dA बाय a। ये क्या लिखा जाएगा, dB बाय। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? मुझे किस में एरर निकालना था, y में। तो y में एरर आएगा dy इक्वल्स टू dA बाय a प्लस dB बाय b इनटू में y। अगर मुझे फ्रैक्शनल एरर निकालना हो तो ये खुद फ्रैक्शनल एरर है। कैसे? खुद देखो, ऊपर क्या है, डेल्टा f, नीचे क्या है, f। ऊपर क्या है, ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसको किससे डिवाइड किया हुआ है, ट्रू वैल्यू से, वही तो है ये। और अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इसी को क्या कर दो, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल। ये क्या है, परसेंटेज। और ये क्या है, इन वाई। वाई में कितना एरर है, मतलब एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये तो होता है ना, डेल्टा निकालते हैं मोड़ लेके, तो ये वही है। और मोड़ लेके निकाला है मैंने, कहीं भी माइनस नहीं लिया, प्लस लिया है। क्या ये सारी बातें समझ आई? पक्का? ऐसी ही अगर डिवीजन में हो तो ए भी यही है, बी भी यही है, ए और बी दोनों आज भी यही है। तो लेकिन अब मेरा फंक्शन है ए बाय बी, माइनस आएगा लोग में। जब यहाँ पे लोग में माइनस आएगा, लेकिन जब तुम एरर निकालोगे प्लस की जगह माइनस ही करोगे, सेम रिजल्ट कॉपी हो जाएगा, कोई नई कहानी नहीं है। क्योंकि एरर निकालते टाइम प्लस ही करते हैं, क्योंकि मुझे मोड से मतलब है। एरर जुड़ता ही है, कमियां जुड़ सकती है, कमियां घट नहीं सकती। गलती करिए तो वो जुड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुमने मैथ्स में तैयारी नहीं की तो एक काम करो, फिजिक्स में भी मत करो, गलती नलीफाई हो गई, अब दोनों में टॉप मार लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही अगर पावर आ जाए तो, हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर ही बचती है, बस पावर भी देख लो। मान लो ए में मैक्सिमम परमिसिबल एरर है डेल्टा ए, ठीक है। और तुमसे कोई बोल रहा है कि y इक्वल्स टू ए की पावर n है, मुझे तो इसमें एरर निकाल दो, है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी लोग ही लेंगे, ln y, पावर बाहर आ जाएगी, a ln, सॉरी, n ln a, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर लो, ये आ जाएगा dy बाय y। अब तो ले सकता हूँ ओपन डेरिवेटिव फटाफट, ये n बाहर एज इट इज, और ये dA बाय a। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि भाई साहब, अगर तुम्हें फ्रैक्शन एरर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो पावर से, खत्म बात। अगर तुम्हें इसमें एरर पता है, अगर तुम्हें इसमें एरर पता है, तो जो उसकी पावर है उसी के एरर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म। ठीक है, करवाऊंगा, अभी शॉर्टकट ही बनता है ये। अच्छा, और dy बाय वाई, ये क्या चीज है, फ्रैक्शनल एरर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो परसेंटेज एरर। और अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो उसको उधर सरका दो, ओरिजिनल वैल्यू को dy आ गया। ये सारी बातें क्लियर है? तो एक ही बारी में तुम्हें हर टाइप का एरर निकालना आ गया। हमने इनकी ऐसी भी बात कर ली, जैसे शुरुआत होती है इंट्रो टाइप, बट इससे कुछ होता नहीं है हमारा, इन सबसे कुछ होता नहीं है, तो मैंने इन्हीं को इस गणित से रिलेट कर लिया। यहां तक बताओ, कोई भी दिक्कत? क्लियर है सारी बातें? यही था एरर, एरर में अब क्वेश्चन ही है बस। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद दो डिवाइस है तुम्हारी, ऑप्टिकल कह रहा हूँ, दो डिवाइस है, एक स्क्रू गोज, एक है वर्नियर कैलिपर, वो कर लेंगे खत्म। उसमें भी लीस्ट काउंट ही है, दुखदाई बात, और वो भी दुखदाई नहीं है, कुछ खास नहीं है उसमें भी। जैसे मान लो पोटेंशियल गिवन है तुम्हें 20 वोल्ट प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम। तो तुमसे एब्सोल्यूट एरर मांग रहा है करंट का।
एब्सोल्यूट एरर फॉर करंट। तो सबसे पहले तो तुम लिखोगे I इक्वल्स टू V बाय R, फिर तुम क्या करोगे, दोनों साइड लोग ले लोगे, दोनों साइड लोग लोगे तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं, डी आई बाय आई इधर आ जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा डी वी बाय वी, इधर आ जाएगा डी आर बाय आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सबको? ठीक है। मेरे को बताओ v क्या है, 20, dv क्या है 0.2, r क्या है 5, और dr क्या है, और निकालना क्या है di। कोई दिक्कत यहां तक तो परेशानी नहीं है अपने को। अच्छा, और i किसके बराबर है, 4 के। कैसे पता लगा, 20/5, तो कितना आ गया 4। बस डी आई निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो डीवी बाई वी पता ही है तुम्हें कितना हो गया, डीवी कितना 0.2/20। एरर हमेशा ऐड करेंगे, लोग लेके नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव को इग्नोर करेंगे और अपने आप प्लस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ता है। अच्छा 0.2 प्लस प्लस कह रहा हूँ, और ऊपर कितना है यहाँ पे 0.1/5, और इंटू में इधर कैसे रखा दिया हमने 4, आ गया डी आई। ये एब्सोल्यूट एरर आ गया। अगर फ्रैक्शनल एरर मांगता तो आई को नीचे रखते यहीं पे, और उसकी वैल्यू भी नहीं रखते हम। जब तुम फ्रैक्शनल एरर निकालो उसकी वैल्यू मत रख देना बस, हाँ इतना आसान करना। और अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो इसके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछूं एब्सोल्यूट एरर निकालो, फ्रैक्शनल एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, ये तीन ही टाइप के एरर है, क्या ही पूछ लेगा और। तो तीनों टाइप के एरर बताओ, ये आ गया क्या, एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही फ्रैक्शनल एरर क्या आ जाएगा, डी आई बाय आई, ये रहा, और परसेंटेज ही है, वैल्यू रख के निकाल लोगे पक्का। कहाँ वैल्यू नहीं रखनी, फ्रैक्शन में ही साई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। अब एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, वो तुम ऐसे मत करना, उसका तरीका अलग है करने का। जैसे किसी ने तुमसे कहा कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये है R1, ये R1 R2, ठीक है। वो तुमसे पूछ रहा है कि इस सर्किट की नेट रेजिस्टेंस का, इस सर्किट की नेट रेजिस्टेंस का एरर निकालो, फाइंड एरर इन आर नेट, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसको कैसे करेंगे, तुम्हें पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये आएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको आर इक्विवेलेंट की बजाय आर ही लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आर ही लिख रहा हूँ बस। अब हम क्या करेंगे, इसको वही डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर आएगा dr, नीचे आएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे dr1 अपॉन में r1 स्क्वायर प्लस dr2, अगेन माइनस आएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि एरर जुड़ता है हमेशा। अब इसमें अगर तुमसे पूछे एब्सोल्यूट एरर, तो तुम क्या करोगे, इस आर स्क्वायर को उधर ले जाओगे, है ना, और इस dr1 की वैल्यू पता है, r1 स्क्वायर करके लिख दोगे, इस dr2 की वैल्यू पता है, r2 का स्क्वायर करके लिख दोगे। अच्छा, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट निकलवा रहा हूं, एब्सोल्यूट ऐसे आ जाएगा, ये आ गया एब्सोल्यूट। फिर तुमसे कोई पूछे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कैसे आएगा, एक आर यहाँ रख लोगे और एक आर उधर भेज दोगे। तो यहाँ पे धोखा ये हो जाता है कई बार कि भाई साहब इसने तो आर उधर भेजा हुआ है, पक्की बात है एब्सोल्यूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर तुमसे परसेंटेज एरर मांग रहा है तो इसी को ही 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगता वो पावर वाला, ठीक है। वो पावर वाला शॉर्टकट पावर वाले में ही लगेगा, इसमें पावर वाला शॉर्टकट नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, क्लियर है सारी बातें, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली मैं एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन करा के इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उस पर चल लेंगे, क्या बोलता है डिवाइसेस पे तुम्हारी। कोई पी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका रिलेशन ऐसे दिया हुआ है, परसेंटेज एरर ए में कितना है 1%, बी में है 2%, सी में है 4%, नहीं सी में 3% है, डी में 4% है। कितना घुमा के लिख रखी है इसने बात, सही है। परसेंटेज एरर पूछ रहा है, फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर। तो देखो साथ साथ देखो, इसका एक तरीका तो ये है तुम दोनों साइड लोग लो करो, उससे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, बताया लोग लोगे पावर आगे आ जाएगी और बाकी सब ऐड होगा, लोग लोगे पावर आगे आ जाएगी, बाकी सब ऐड होगा, 2 आगे आ जाएगा, और एरर कितना है ए में 1, तो कितना आ गया
2%। बी में पावर आगे आ जाएगी कितना 3, 3 दूनी 6। ये पता पड़ पा रहा है ना कैसे लिख रहा हूं? ठीक है, फिर ऐसे ही सी में कितना एरर है करेंगे तो एडी, ये पावर कितनी है इसकी आधी, पावर की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे इसके एरर में, तो कितना आ गया 2%। तो नेट कितना आ गया 2 2 4 6 10 13, 13% टोटल एरर आ गया। ठीक है, ये वाला शॉर्टकट पिछले क्वेश्चन पिछले वैरायटी के क्वेश्चन में नहीं लगेगा, बस इसलिए पिछला क्वेश्चन कराया था। मल्टीप्लिकेशन में ऐसे बता, तू बता तेरी क्या समस्या है, वही क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, करा देंगे। बोल। नहीं मैं लोग लेके क्यों बोलता है यार, मैं तो फिर ऐसे सिखा के भेजता ना, फिर दिक्कत ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो, एक आधी वैरायटी। अ बॉडी ऑफ मास 5 ± 0.5 kg is moving with velocity of 20 ± 0.4, its kinetic energy will be। तो काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हें किस फॉर्म में किस फॉर्मेट में आंसर करनी पड़ेगी, इसी फॉर्मेट में आंसर करनी पड़ेगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस डेल्टा के प्लस माइनस डेल्टा के, उसी फॉर्मेट में आंसर करना है। तो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मतलब भी नहीं है इससे, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। एम लोग लोगे प्लस में आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा डीएम बाई एम, फिर प्लस 2 डीवी बाय वी, या 2v डीवी बाई वी, बताओ। भाई 2 तो आगे आ जाएगा ना लोग लेके, तो डीवी बाई वी बचेगा बस, वी कहां से आया। मुझे वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करना, किसका करना है, हाँ 2 ln v का करना है, तो 2 ln v का क्या आएगा, 2 तो एज इट इज, ln v का 1 बाई वी और ऊपर डी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, सारी बातें क्लियर है। ठीक है, बस अब वैल्यू रख दो इसमें। तो डीएम की वैल्यू कितनी 0.5, एम की वैल्यू कितनी 5 इंटू 2, डीवी की वैल्यू कितनी है कहा गया 0.4, और वी की वैल्यू कितनी है 20। ये क्या आया के ई, हाँ बता। हाफ क्यों हटा रहे, हाफ की वजह से कोई एरर आएगा, तो पहले तो अभी मैं एरर निकाल रहा हूं ना बस, अभी सिर्फ क्या निकाल रहा हूं, एरर निकाल रहा हूं। मुझे तो ये चाहिए ना बस, काइनेटिक एनर्जी तो मैं हाफ एम वी स्क्वायर इससे निकालूंगा ना, नीचे वाले थोड़ी निकालूंगा, तो पहले यही निकाल ले, रुक जा। कितना आ गया, मास कितना है बोलो 5, और वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 400, 400 को 2 से काटोगे 200, 200 इंटू 5 1000। अब ये तो निकल गई, मुझे बताया एरर में क्या लूं मैं हाथ देखा क्या करूं। ठीक है। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, डी के निकालना है, क्योंकि मुझे प्लस माइनस के फॉर्म में फॉर्मेट में लिखना है। तो यहां से निकाल लो ये सब चीजें, के को उधर भेज दो, के कितना निकाला हमने 1000, तो किससे मल्टीप्लाई करनी है इसकी 1000 से, यहां से हटा दो अब, तो एब्सोल्यूट एरर निकल गया, वही प्लस माइनस में लिखना है। ठीक है। तो ये डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटाओ, 0 0 1 0 तो कहा गए, क्यों तुझे हर स्टेप में दिक्कत, ये अभी रुक जा थोड़ी देर बाद, 5 से 5 कट गया, अच्छा 4 से 5 बार गया, तो ये आ गया 1 + 2/5 इंटू 100, कितना आ गया 7/5, तो इससे काट लो तो कितना आ गया 140। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी 1000 ± 140 जूल। हाँ क्या दिक्कत है, आता है, मेरे घर से क्वेश्चन नहीं है, आया वो क्वेश्चन है। यहां तक कोई दिक्कत, अब तो कर लोगे एरर किस टाइप के क्वेश्चन, कोई ढंग का क्वेश्चन और मिलता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छा जैसे मैंने तुम्हें पहले रेजिस्टेंस का क्वेश्चन कराया, ऐसे ही एक बार एडवांस में कैपेसिटर का आया था, कर लोगे।
कैपेसिटर सीरीज में लगाएगा तब लगेगा वो फॉर्मेट, या पैरेलल में लगाएगा तब लगेगा? सीरीज में लगाएगा कैपेसिटर तब फॉर्मेट लगेगा। क्योंकि तुम कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं मिल रहा मेरे को इसमें, अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक मैं तुम्हें करा रहा हूँ लीस्ट काउंट का। फिर क्वेश्चन तो बहुत है। देख अब क्या करो भाई, इससे ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखा सकता ना, अब टैब के नाम पे कंप्यूटर स्क्रीन लेके घूम रहा है ना। नहीं है कोई, लीस्ट काउंट ही करते हैं। बाकी कर लोगे तुम, भेज दूंगा मैं तुम्हें, शीट बना के भेज दूंगा, उससे भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी भेज दूंगा। हाँ। लीस्ट काउंट समझो एक बार। लीस्ट काउंट वो किसी भी स्केल की वो ताकत होती है जिससे वो एक्यूरेटली चीजें मेजर कर पाए। एक्यूरेटली बोले तो कि जैसे मान लो तुम अपने जो तुम्हारे ये स्केल होता है मीटर स्केल, इससे तुम कहां तक चीजें एक्यूरेटली मेजर कर पाते हो? क्या तो हाँ 1 मिलीमीटर मेजर कर लेगा उस स्केल से? उससे कम नहीं। 6.7 मिलीमीटर कर लेगा मेजर? कर लोगे? 6.7 मिलीमीटर नहीं कर पाओगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं 6.7 सेंटीमीटर कर लेंगे। तो एक बात बताओ, कम से कम कौन सी रीडिंग है जो तुम उससे मेजर कर सकते हो? है ना? या फिर वो सबसे दो छोटी कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग, वो दो सबसे छोटी कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग जिनको तो आपस में डिफरेंशियबली देख पा रहे हो। जैसे स्केल होता है ना, उस पर रीडिंग होती है, यहाँ कहीं 1 सेंटीमीटर आता है, फिर यहाँ कहीं 2 सेंटीमीटर आता है, तो तुम इन दो रीडिंग के बीच में देख पा रहे हो ना, तो यही इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट और मैक्सिमम परमिसिबल एरर एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, लीस्ट काउंट ही मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है। तो लीस्ट काउंट तुम्हें समझ आया? ये किसी भी स्केल का हो सकता है, वर्नियर कैलिपर का अलग हो जाएगा, स्क्रू गोज का अलग हो जाएगा, तुम्हारे स्केल का अलग है, तो ये हर दुनिया की हर डिवाइस का अलग अलग हो सकता है। और लीस्ट काउंट ही मुझे क्या बताता है कि उसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितने का है ना? अगर मैंने किसी भी स्केल से, जैसे मान लो तुम्हारा मेन स्केल है, उससे अगर मैंने रीडिंग मेजर की और मेरा आंसर आया 5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लगाऊंगा इसमें? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, तो यहां से ये हटाओ और इसको सेंटीमीटर में लिख दो। ये क्या है इसका? लीस्ट काउंट। तो इसमें एरर भी कितना आ सकता है ना? और मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इंसानी बुद्धि की वजह से बात नहीं कर रहा, इंसानी बुद्धि का एरर हम पढ़ते ही नहीं, है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि भाई साहब स्केल 15 सेंटीमीटर का और एक आदमी 18 सेंटीमीटर नाप के ला रहा उसी से, है ना? मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये मेजर कर ले, वो इसी को गिन रहा है सेंटीमीटर की बजाय। इन सब बहकी बातों की कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें किससे मतलब है? डिवाइस की वजह से कितना एरर आ रहा है, तो उस डिवाइस की वजह से कितना एरर आ सकता है? 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है। वही उसका लीस्ट काउंट है, वही उसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो गया। ठीक है, तो लीस्ट काउंट में कोई भी दिक्कत? अब एक ठीक क्वेश्चन है लीस्ट काउंट का जो मैं कराना चाहता हूं, वो देखो। नहीं, कम ही होता है वो, 5% तो कैलकुलेशन का दायरा होता है, डिवाइस का दायरा नहीं होता। डिवाइस के दायरे में एरर जितना कम हो जाए उतना ठीक है, वहां पे 5% के हिसाब से काम नहीं चलता। हाँ, 5% हमारी कैलकुलेशन के ऊपर है, वो कैलकुलेशन एरर परमिसिबल है, डिवाइस का नहीं। 2 मीटर लंबा स्केल है, लीस्ट काउंट 0.2 है, लीस्ट काउंट 0.2 मतलब जो भी रीडिंग आएगी उसमें प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर होगा। इज यूज्ड टू मेजर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑप्टिकल बेंच व्हाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ये चाह रहा है कि इस वाले फॉर्मूले में तुम एरर निकाल दो। ऑब्जेक्ट पिन कॉन्वेक्स लेंस आर प्लेस्ड एट 80 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर मार्क। अच्छा, बताता हूँ। और इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस कोइंसाइड विद द इमेज पिन दैट इज केप्ट एट 180 सेंटीमीटर मार्क। द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, देखो फोकल लेंथ में एरर निकालना है। मुद्दा ये है कि ये मान लो 200 सेंटीमीटर लंबी बेंच बिछाई हुई है, 200 सेंटीमीटर नहीं, 180, 180। ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। 200 कहाँ 200 लिखा उसमें? अच्छा 2 मीटर, 2 मीटर ठीक है, तो ये 200 सेंटीमीटर हो गया। 2 मीटर लंबी है, ये स्केल भी हमारा कितना है? 2 मीटर लंबा है, तो मतलब 200 सेंटीमीटर रेंज है इस स्केल की। लीस्ट काउंट कितना है? मतलब खाचे 0.2 सेंटीमीटर के है। जैसे मान लो यहां से मैंने 0 से शुरू किया, तो अगली रीडिंग किस नाम से आएगी? 0.2 सेंटीमीटर से। यही तो होता है लीस्ट काउंट का मतलब, सबसे छोटी रीडिंग जो वो ले सकता है बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है।
तो अब 0.22 के इसके वो बनेंगे, स्केल्स बनेंगे, डिवीजन बनेंगे। एक डिवीजन कितने का होगा? 0.2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इज यूज्ड टू मेजर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, व्हाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये रहा फॉर्मूला उसका। द ऑब्जेक्ट पिन एंड द कॉन्वेक्स लेंस आर प्लेस्ड। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो पिन है वो 80 सेंटीमीटर है ना? लेंस है वो 1 मीटर पे है। तो देखो यहां से 1 मीटर दूरी पे गया, तो लेंस कहां है मेरा? 100 सेंटीमीटर पे। और यहां से 80 सेंटीमीटर दूर कौन है? ऑब्जेक्ट। तो यहां का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन ऑन द अदर साइड। ठीक है, कोइंसाइड 180। 180 पे क्या बनी? इमेज। तो इसका मतलब यहां से यहां 180, तो ये 100 हो चुका है। तो यहां पे भी क्या हो गया? मतलब ऐसे है, ऐसा कोई रे डायग्राम बनेगा। कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया। ऐसा कुछ रे डायग्राम बन जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब मुझे निकालना है एरर, तो क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा? डीएफ एफ स्क्वायर बराबर माइनस डी यू बाय यू स्क्वायर और प्लस। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब इसमें डीएफ पता है क्या मेरे को? वो निकालना है। क्या मुझे डीवी पता है? हाँ, कितना? 0.2। क्या डी यू पता है? कितना? बस यही सीखना था इस सवाल में। वी स्क्वायर पता है, यू स्क्वायर पता है, एफ स्क्वायर पता है, तो डीएफ निकालना है। सब उधर सरका दो, कैलकुलेशन ही है अब तो सवाल में, और कुछ बचा ही नहीं। परसेंटेज पूछा है तो इसी को यहीं पे रहने दो, एक एफ को यहाँ रहने दो, एक एफ की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो और पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लिख दो। बोल कहाँ? 1 मीटर ये रहा। ये ये कहाँ रखा है? इसमें थोड़ी ना कुछ है। लेंस यहाँ पे रखा हुआ है ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं पहले स्क्रू गोज और फिर वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गोज में एक दो बातें बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, खत्म। उसी भी तुम्हें सब समझ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन कर पे पाओगे। स्क्रू गोज में क्या होता है? स्क्रू गोज में ऐसे एक लाल सलाम वाला फावड़ा होता है, ये स्केल होता है ऐसे, इस सीएल का लीस्ट काउंट होता है 1 mm होता है, और ये स्टैंडर्ड है। वो तुम्हें कुछ भी बोल सकता है, वो तुम्हें ये भी बोल सकता है इसका 0.5 mm है, अपनी मर्जी का भी स्क्रू गोज बना के दे सकता है। अच्छा, ऐसे ही फिर यहाँ पे एक घुमावदार स्केल होता है ऐसे। हाँ, बस मैं इतना ही बना पाऊंगा, लेकिन समझ में इतने से याद आएगा। यहाँ पे रीडिंग है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब होगा क्या, जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये आगे भी बढ़ेगा, ऐसे घुमाऊंगा तो आगे बढ़ेगा, ऐसे घुमाऊंगा तो पीछे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो स्केल है, ये वाला स्केल इसके आर पार हो रहा होता है यहां। जब ये घुमाओगे तो ये आगे बढ़ेगा, और यहां पे टुक्की होती है। ठीक है, तो मैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे हम कि हाँ इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये, हम इसे फावड़ा बोल देंगे, इसे टुक्की बोल देंगे, अपना स्केल हो गया, खत्म बात। क्योंकि हमें मेन मुद्दा सीखना है, क्वेश्चन करना है। जब मेरा ऑब्जेक्ट इसके बीच में फंस जाए, मान लो ये स्फीयर है, इसके बीच में फंस जाए, तो तुम टाइट करके ऐसे फंसा दोगे इसको। फंसाने के बाद यहाँ ये स्केल कोई रीडिंग दे रहा होगा, ये स्केल कोई रीडिंग दे रहा होगा, तो इन दोनों की कंबाइंड रीडिंग से यहाँ पे रीडिंग आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें लीस्ट काउंट सिखाऊंगा, फिर रीडिंग लेना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लीस्ट काउंट देखो। लीस्ट काउंट क्या होगा इस डिवाइस का? इसका तो लीस्ट काउंट 1 mm है ना, तो ये वाला स्केल तो एक्यूरेटली 1 mm मेजर कर सकता है, लेकिन ये वाला स्केल और भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मान लो इसमें 100 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है। डिवीजन क्या होता है? एक खांचे से दूसरे खांचे का डिस्टेंस या डिफरेंस। ठीक है, जो भी तुम, जैसे यहाँ पे कितने डिवीजन है? अभी जैसे मैं बोलूं कि यहां से लेके यहां तक डिवीजन गिन लो, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, ये है डिवीजन। तो इसमें कितने डिवीजन है ऐसे गोल गोल पे? 100 डिवीजन है। जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तब ये 1 mm आगे बढ़ता है, और इसको बोलते हैं पिच। एक चक्कर में कितना आगे बढ़ा? पिच क्या है? कितना आगे बढ़ गया? ये पिच है। तो पूरे 100 डिवीजन पे ये 1 mm आगे बढ़ जाता है, तो 1 mm क्या होगी इसकी? पिच हो गई। कोई दिक्कत यहां तक? परेशानी? कितने कितने डिवीजन में वो 1 mm आगे बढ़ा है? पिच तो ये है ना, 1 mm बढ़ा कितने डिवीजन पे? 100 डिवीजन पे। हाँ, ये क्या हो गया? पिच। ये क्या हो गया? हाँ, पिच। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? क्या मैं
1 mm जब आगे बढ़ा तो मैं क्या रीडिंग ले रहा था 100 डिवीजन के हिसाब से भी, तो मैं लीस्ट कितने क्वांटिटी मेजर कर सकता हूं इससे, 1/100 mm। तो ये इसका लीस्ट काउंट बना और यही इसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। हाँ बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है। अब इसमें एक और आखिरी चीज है सीखने को। रीडिंग लेनी कैसे होती है? रीडिंग लेनी ऐसे होती है जैसे मान लो मेरी मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आई, मेरी मेन स्केल पे रीडिंग आई 5 सेंटीमीटर, ये कहां आ गई? मेन स्केल पे आ गई, ठीक है। अच्छा अब मेन स्केल पे या फिर एमएम में ले लो, ऐसा करो, एक काम करो, मैंने बोल दिया 50 mm। अब जब मैं 50 mm पे पहुंचा तो मैं उससे थोड़ा सा आगे हूं, 50 mm से थोड़ा सा आगे हूं। फिर मैंने देखा कि मैं 50 mm से थोड़ा सा जब आगे था तो इसकी कौन से वाली डिवीजन मेरे को काट रही थी, इसकी कौन सा वाली डिवीजन मेरे को काट रही थी? तो मान लो 40th डिवीजन उस टाइम पे कट कर रही थी, 40th डिवीजन कट कर रही थी। तो मैं पता है रीडिंग कैसे लूंगा, मैं बोलूंगा 50 mm और 40th डिवीजन है ना, एक डिवीजन में कितना 1/100, तो 40 में तुमने रीडिंग ले ली, ये है तो 50 mm, ये रीडिंग ही तो है, उसके हिसाब से ही तो हुआ है। पिच इसके हिसाब से थोड़ी ना आएगी, पिच तो इसके हिसाब से आएगी ना। बस ये है स्क्रू गोज, इससे फालतू है ही नहीं स्क्रू गोज में कुछ। अब तुम कितना भी टफ से टफ सवाल ले आओ, एडवांस का कर लो, यही बातें इस्तेमाल होंगी जो बता दी गई है। दोबारा सुन लो, पिच क्या है? पूरे चक्कर में 1 mm घूमता है, तो क्या हो गई उसकी पिच। तो एक चक्कर में कितना घूमेगा? 1/100। कोई दिक्कत? हाँ, नंबर ऑफ डिवीजन चेंज कर सकता है वो, मैं तो स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। एक चक्कर में कितना आगे बढ़ता है वो? दोबारा सुन लो, एक चक्कर में कितना आगे बढ़ा? 1 mm आगे बढ़ गया, ठीक है। तो मेरी 1 mm की रीडिंग के लिए कितने डिवीजन दे देता है? मेन स्केल की एक रीडिंग के लिए ये गोल गोल आदमी 100 डिवीजन दे देता है। अब मैं रीडिंग करना चाह रहा था जो 50 mm और 51 mm के बीच में आनी थी, ये तो नहीं कर पाएगा वो काम, पर ये दोनों मिलकर कर लेंगे वो काम। कैसे करेंगे? जब मैं मेरा स्केल मान लो ये बड़ा, पर इसको जूम करके दिखा रहा हूं, 1000 गुना जूम करके दिखा रहा हूं, 1000 टाइम्स जूम जूम। ये है 50 mm, ये है 51 mm। तुमने इसकी थिकनेस मेजर की है, डायमीटर मेजर की? जब वो मेजर की तो तुम्हारा वो जो गोल गोल वाला स्केल था वो यहां आके रुका, और यहां इस वाले स्केल की स्टैंडर्ड लाइन के साथ उसने कितनी डिवीजन दी? 40th डिवीजन दी। अब समझा क्या कहना चाह रहा हूं? तो उसने यहां पे 40th डिवीजन दे दी, ये 40th डिवीजन यहां गई है ना, 51 से पहले है थोड़ी सी, और इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, पक्की बात है। 50 तक तो मैं पहुंच ही गया था, आगे की रीडिंग कैसे लूं? कंबाइन करके लूंगा। मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा एक बार घूमने में कितना एमएम दे देता है, ये 60 और घूम जाता, कहां आ जाता है? 50 पे आ जाता। अरे आगे बढ़ेगा ना, मैं जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से कह रहा हूं, असलियत के स्क्रू के हिसाब से नहीं कह रहा। जिस दिन असलियत का स्क्रू हो जाएगा उस दिन यही वाले फंडे लगाओगे, वहां भी रीडिंग ले लोगे, ठीक है। तो बातों की एग्जैक्टनेस में घुसो, डिवाइस की एग्जैक्टनेस में नहीं। डिवाइस तो वो चेंज कर सकता है तो दोबारा से देखो, ये ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो आगे बढ़ेगा, ऐसे घुमाया आगे बढ़ा, कोई दिक्कत? अगर अभी 40 और है, 60 और घुमा देता तो कहां आ जाता? तो रीडिंग की क्या आ जाती? टोटल 50 ही आती। तो मेरा ये वाला स्केल या तो 50 मेजर करेगा या 51, पर मुझे पता है कि ये 100 बार घूम के 1 mm देता है, तो 40 बार घूम के 40/100 mm देगा ना, तो कर तो दिया ऐड, ऐसे लेते रीडिंग। अब सोचो इतना आसान था। तेरे को आ भी रहा है कुछ कुछ समझ? पक्का? श्योर है? कुछ भी नहीं, चुप बैठता है, मतलब ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देता कि हाँ, ऐसा लगता है बस सो गया अभी है, और फिर जोन आउट वाला सीन भी है। अच्छा, तुम्हें रीडिंग लेनी आ गई। अब इसमें एक तो होता है पॉजिटिव 0, एक होता है नेगेटिव 0। तो बस ये से याद रखना है, पॉजिटिव 0 कब होगा? जब गोल गोल वाले स्केल की, सर्कुलर स्केल की 0 पीछे होगी मेन स्केल से। जैसे
ये मान लो मेन स्केल की 0 है, लेकिन मेरे सर्कुलर स्केल की 0 यहां है, सर्कुलर स्केल की 0 यहां पे है, और मेरी मेन स्केल की 0, तो मेरे सर्कुलर स्केल की 0 पीछे है, तो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो सर्कुलर 0 पीछे, बिल्कुल ऐसे लिख रहा हूं जैसे तुम्हें याद होगा। मेरे कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी लैंग्वेज की डाली जाए, वो तुम अपने आप ब्रेक कर लोगे। पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए। तो कैसे याद रखोगे इसको? सर्कुलर 0 पीछे तो पॉजिटिव 0, पॉजिटिव 0। नेगेटिव 0 कब होगा? जब सर्कुलर 0 आगे हो जाएगी। जब सर्कुलर की 0 आगे हो जाएगी तो नेगेटिव 0। तो मैं तुम्हें ये समझा पाया नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 डिवाइस में कैसा दिखता है। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि तेरे पास स्प्लेंडर है, जैसे मान ले, है ना? अरे मेरे पास वो भी नहीं है तो छोड़, बहुत बढ़िया आदमी है। तो उसमें उसकी सुई खराब है, ठीक है? वो जब रुकी हुई होती है, स्टैंड पे खड़ी होती है, रुकी हुई होती है, तो उसकी रीडिंग 10 मीटर पर सेकंड पे होती है। फिर तो बाइक चलाता है। अब बाइक की नीडल 60 किलोमीटर पर आवर पे है, और जब खड़ी थी तो 10 किलोमीटर पर आवर पे थी वो। तो तू असलियत में कितने पे चल रहा था? 50 पे चल रहा था। तो क्या ये तुझे घटानी पड़ी वहां पे चीजें? चीजें घटा के तुझे एग्जैक्ट रीडिंग मिल पाई। अब जैसे ये वाला स्केल है, तो इसमें कौन आ गया? सर्कुलर आ गया कि मेन स्केल आ गया? मेन स्केल आ गया। मेन स्केल आ गया और सर्कुलर स्केल पीछे है। तो जब तू रीडिंग लेगा तो तुझे ये वाली रीडिंग ऐड करनी पड़ेगी उसमें कंपेंसेट करने के लिए, तो इसलिए पॉजिटिव बोला गया। ये वाली रीडिंग घटानी पड़ेगी इसमें, देखिए फालतू है, ऑलरेडी आगे चल रहा है। तो जब तू एग्जैक्ट रीडिंग लेगा उसमें से ये वाली मेजरमेंट घटाएगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है? और अगर दोनों की 0 कोइंसाइड कर गई, अगर दोनों की 0 कोइंसाइड कर गई तो रीडिंग लो चुपचाप, बात खत्म। अब जैसे मैं इसी में ये वाला कॉन्सेप्ट पूरे पिरो देता हूं। मान लो यहां पे मेरा पॉजिटिव 0 आता, और पॉजिटिव 0 कहां आता? पॉजिटिव 0 आता मेरा, मान लो 5th डिवीजन पे। कहां आता? तो पॉजिटिव 0 5th डिवीजन पे मतलब प्लस करूंगा माइनस करूंगा? 5 गोल वाला 5 डिवीजन पीछे है, तो रीडिंग निकालते टाइम मैं ऐड करूंगा, तब जाके वो बराबर आ पाएगा। तो मैं इस रीडिंग में क्या ऐड करूंगा? 5/100 mm ऐड करेंगे। क्या अब परफेक्ट रीडिंग लेनी आ गई? बस इतना सा है स्क्रू कोच। अब एक सवाल कर लो इसमें। सारी बातें क्लियर हुई है ना यहां तक? पढ़ तो सबने लिया होगा। स्क्रू हो जाए 100 डिवीजन है उस पे, सर्कुलर स्केल पे मेन डिवीजन पे कितनी है? 0.5 mm। तो मेन स्केल अब 0.5 mm का है, 1 mm का नहीं है। तो 100 चक्कर में कितना घूमेगा वो? सॉरी 100 चक्कर में कितना? आगे 100 चक्कर कह रहा हूं, पूरे 100 डिवीजन में एक चक्कर घूमता है। ये मतलब है 100 डिवीजन का। और आगे कितना बढ़ता है वो? 0.5। तो अब बताओ इसकी पिच क्या आएगी? 0.5, 100 में 0.5 घूम रहा है, ये आ गई पिच। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो? उसके बाद कह रहा है कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो। सर्कुलर स्केल की 6 डिवीजन नीचे है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? प्लस होगा, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरी मेन स्केल की डिवीजन पीछे है। बिल्कुल। तो मेरे पास इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 डिवीजन बोले तो 6/100, और ये किसमें? एमएम में। कोई दिक्कत? ये बाद में ऐड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? अच्छा फिर, हाँ बोल। हाँ बिल्कुल। अच्छा पिच हमारी बदली है ना यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि मेरी अब 1.5 की है ना, 1 की थोड़ी ना, ठीक है? पिच की तो मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे, ठीक है? तो 6 डिवीजन में इतना, एक डिवीजन में इतना है, तो 6 में कितनी रीडिंग आएगी? इतनी आएगी ना, इसीलिए तो पिच निकाली थी, वरना निकालती क्यों? अच्छा फिर कह रहा है ग्रेजुएशन व्हेन टू स्टड्स आर बोट, स्टड्स वो जो दो उस पे ऐसे कसते हैं उसको, हाँ डंडी ही तो बोल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन स्टड्स 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। 4 लीनियर स्केल क्लियरली विजिबल है, तो इसका मतलब 0.5 इंटू 4 2 mm तो लपेट चुका है, 2 mm तो मेन स्केल में आ गई, ठीक है? फिर 46 डिवीजन, तो 46 इंटू 0.5 अपॉन में 100, ये तो अपनी रीडिंग आ गई। और बाकी इसमें जीरो एरर था, और कौन सा था? नेगेटिव जीरो एरर या पॉजिटिव जीरो एरर? पॉजिटिव जीरो एरर, तो हम उसको ऐड करेंगे यहाँ,
है ना, क्योंकि वो पीछे है, उसको साथ में लाना है। तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 0.5 अपॉन में 100। आंसर से मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें रीडिंग लेनी आनी चाहिए। ये ले ली तुमने रीडिंग। अच्छा, और आंसर लास्ट में 10 पावर माइनस 2 mm में है, तो तुम क्या करोगे, आंसर तुम्हारा मान लो किसी कोई भी उसमें आया, यूनिट में आया, तो तुम उसको 10 पावर माइनस 2 mm की फॉर्म में लिखोगे। मान लो mm में ही आया, जैसे मान लो तुम्हारा आ गया आंसर 0.2 mm आ गया, तो क्या करोगे 0.002 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे अच्छा mm तो है ही ना ये, mm हाँ 20, 10 रेज़ टू द पावर माइनस, कोई दिक्कत, डैश की जगह तुम्हारा 200 निकाल लिया ना ये तुमने कर कुरा के, तेरे को आया समझ में रीडिंग कैसे ली। तो इस तरीके से स्क्रू कोड से रीडिंग लेते हैं। अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई भी परेशानी हो तो बताओ। हाँ हाँ, नहीं इसका मतलब है कि जब तू चीजें नाप रहा था मेन स्केल से, तो 4 mm तो तूने क्लियरली मेन स्केल से ही नाप ली, उसके बाद जो वो 4 mm और 5 mm की बारी आई, तो 4 और 5 mm के बीच में कहीं मेरा स्केल रुका हुआ है, तो 4 तक तो मैं क्लियरली रीड कर पाया, ठीक है। बट अब 4 और 5 के बीच में किसके थ्रू रीड करूंगा, ठीक है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में क्लियरली अगर कोई रीडिंग आती है 4 और 5 के बीच में रीड नहीं कर सकता। जैसे मैं तुझसे बोलूं कि 2.5 में रीड कर लेगा अपने स्केल से, नहीं, तो कहां तक रीड कर पाएगा 2 के बाद, तेरे लिए 2 के बाद सीधा क्या आएगा 3, बट ये कर लेगा वो काम, ठीक है। क्या सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं क्या? ये लीस्ट काउंट क्या होता है बता, किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होता है उसका, उसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर लिख दियो लास्ट में आंसर में। अगर वो तेरे से एरर की फॉर्म में मांग रहा है, तो तू क्या करेगा, जो भी तेरी फाइल में रीडिंग आई है उस रीडिंग में क्या प्लस माइनस करेगा, लीस्ट काउंट, तो ले रीडिंग प्लस माइनस लीस्ट काउंट। और किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है कि वो कहां तक क्लियरली रीड कर पा रहा है, तो ये पीछे तो इसका लीस्ट काउंट है, कर दे प्लस माइनस, क्या दिक्कत है। क्लियर है यहां तक सारी बातें, पक्का, ठीक है। ऐसे ही एक और स्केल होता है वर्नियर स्केल, जानते हो, करा दूं या कर लोगे, करा दूं, देखो उसमें बस मेहनत बहुत ज्यादा लगती है डायग्राम बनाने में, अब टाइम लग जाएगा ना उसमें, अरे ढूंढने में टाइम लगेगा कौन सा ज्यादा सही है। लेबल डायग्राम में मुझे लेबलिंग नहीं सिखानी है ना बाबू, मेरे को रीडिंग सिखानी है, क्या करो। अच्छा ये मान लो ये होता है मेन स्केल और ये नीचे होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। ये इसमें डिवीजन ज्यादा होती है, इसमें डिवीजन कम होती है। जैसे मान लो इसके 10 डिवीजन है, गिनना मत, बस ऐसे ही मान लेना, इसके 10 डिवीजन में इसके कितने डिवीजन पूरे हो जाते हैं, मान लो 9 डिवीजन पूरे हो जाते हैं, इसके 10 डिवीजन में इसके 9 डिवीजन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यह आदमी जब 10 डिवीजन देता है, कौन 10 मेन स्केल डिवीजन, 10 मेन स्केल डिवीजन मेरे किसके बराबर है, 9 9 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, ये बात क्लियर है। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, कोई दिक्कत। अब मैं इससे जो नाप पा रहा हूं मेन स्केल से नाप लूंगा, मेन स्केल की औकात से बाहर गया तो मैं वर्नियर स्केल पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब वर्नियर स्केल में जैसे ही मैं वर्नियर स्केल पे आया तो वन मेन स्केल डिवीजन मेरे को पता है वर्नियर के कितने के स्केल के बराबर है, तो वर्नियर स्केल में जो भी रीडिंग आएगी उसको मैं किससे कैलिब्रेट करूंगा, मेन स्केल से कैलिब्रेट करूंगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा कैलिब्रेट कैसे करते हैं, ये कैलिब्रेशन ही तो सीखा है तुमने। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, मैंने कहा कि 50 मेन स्केल डिवीजन और बराबर होते हैं, वैसे उल्टा लिखा है मैंने, तुमने ध्यान दिया हो, मेन स्केल डिवीजन बड़े होते हैं वर्नियर में ज्यादा आ जाते हैं, तभी तो नाप पाएगा उससे, तभी तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। हाँ, तो उस पर कम डिवीजन आएंगे ज्यादा डिवीजन आएंगे, किसी भी डिवाइस पे कम स्पेस में ज्यादा डिवीजन होने चाहिए ना, तभी तो ज्यादा छोटा मेजर कर पाएगा वो, उल्टा लिखा है। हाँ ये आ जाएगा 9, ये होगा 10, और ये एक में 10/9, बात समझ भाई। ये मैंने किसको किस में कैलिब्रेट करा, मेन स्केल को वर्नियर में। क्या मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि वर्नियर स्केल को कैलिब्रेट कर लूं मेन में, जैसे मैं बोलूं 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है और वो किसके बराबर है, वो मान लो 30 या 37
मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, ठीक है। तो बताओ एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? अब मान लो मेरी वर्नियर स्केल पे कोई रीडिंग आई और वर्नियर स्केल पे रीडिंग आ गई कितनी लगभग? 85, बिल्कुल आखिरी में जा रहा है, खत्म ही कर दिया स्केल। ये रहा उसका आंसर, 37 है। 45 चलो, तो 45 वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो मेन स्केल पे कितनी रीडिंग दे देगा ये? 37/50। अच्छा हाँ वो सही है, तूने आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात तो सही है, कोई दिक्कत इसमें? तो क्या ये रीडिंग मेरी वर्नियर स्केल डिवीजन पे आ जाएगी? बताओ यार, कोई दिक्कत? क्लियर हुई सारी बातें? तो कैलिब्रेशन का ही खेल है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल में अगर तुम्हें कैलिब्रेट करना आता है, एक स्केल से दूसरे स्केल में घुसना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? जो कम से कम मेजर कर पाए, जो कम से कम। अगर मुझे इसका 1 mm पता है लीस्ट काउंट, तो इसका कितना होगा? 9/10। कोई दिक्कत? कैसे, मैं बताता हूँ। ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, 10 में कितना हो गए? 9 हो गए, एक में कितना हो गया? 9/10 मेन स्केल डिवीजन हो गए। एक मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट 1 mm, तो 9/10 का लीस्ट काउंट, क्या लीस्ट काउंट आ गया? तो इसका लीस्ट काउंट कितना अगर इसका 1 mm है तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? और लीस्ट काउंट ही क्या उस डिवाइस का मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है? किसका अरे तभी तो एक्यूरेट देगा, जिसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होता है वो उतनी छोटी चीजें नाप सकता है ना। ये तो समझाना चाह रहा हूँ तब से। एक बात बता, तेरे पास एक स्केल है जिसमें सिर्फ 2 ही खांचे हैं, मतलब डिवीजन है ना, और वो है 1 मीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर नाप लेगा, 1 सेंटीमीटर, 1 mm। तो जितनी छोटी रीडिंग होगी उतनी ही ज्यादा खांचे बनाने पड़ेंगे, मतलब डिवीजन बनाने पड़ेंगे। तो पक्की बात है इस वर्नियर स्केल में ज्यादा डिवीजन होंगे ना मेन स्केल के मुकाबले। अब मैंने एक और चीज, अब मैंने तुमसे बोला कि 9 मेन स्केल डिवीजन में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाते हैं, तो 90 में कितने आएंगे? 100। 50 में कितने आएंगे? 50 मेन स्केल डिवीजन में कितने आएंगे? 10/9 × 50। क्या वर्नियर स्केल में ज्यादा स्केल वो आ रहे हैं, डिवीजन आ रहे हैं? ज्यादा डिवीजन मतलब तू कम डायमेंशन वाली चीजें नाप पाएगा, या कम मेजरमेंट वाली चीजें नाप पाएगा। तो सारा खेल किसका है इसमें? कैलिब्रेशन का। और लीस्ट काउंट अगर तुम्हें मेन का बताओ तो 1 ईयर का निकला जा सकता है, और लीस्ट काउंट ही उसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है। यहां तक कोई परेशानी? पक्का? अब एक काम कर रहे हैं, तुम इसका डायग्राम देख के आना, फिर मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बस एक ही क्वेश्चन से सारे फंडेबाजी क्लियर हो जाएगी। जैसे स्क्रू गोज का डायग्राम की जरूरत नहीं थी मेरे को, चल गया काम। 1 ईयर स्केल में ना थोड़ा डायग्राम की जरूरत पड़ती है, तो एक बार इसको तुम ढंग से डायग्राम देख के आना, फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी एक मेरे को वो भी कराना है, यूनिट डायमेंशन भी कराना है, वेक्टर। अब यूनिट डायमेंशन वेक्टर में से बताओ कौन सा पहले कराऊं? जल्दी बोलो जल्दी। यूनिट डायमेंशन में बोलो क्या क्या कराना है। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट है, इसमें मुझे डायमेंशन लिखवाऊं, रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की। अच्छा इस चैप्टर से तुम्हें तुम्हें क्या लगता है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट्स में यूनिट कन्वर्जन आता है तुम्हें? कैसे, जैसे क्या? यूनिट कन्वर्जन कर लो, बताओ किसको किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, कोई भी क्वांटिटी बोलो। ये नीट वाले बाहर हो जाओ, क्योंकि मैं भाई थोड़ा सा आम इंसान हूं, है ना, जैसे नीट में 720 वाला होता है। किसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एसआई से, ये कर लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको एसआई से किसमें करना है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो हम निकालते हैं 10⁻6 पॉइंट कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻−11 ये होती है ना, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, ये किसमें होती है पहले वो निकालो, तो ये किसमें होगी? जी इधर ही रखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। मुझे किसमें कन्वर्ट करना है इसको? इसमें कन्वर्ट करना है, मैं लिखूंगा बराबर, ये है मेरा n1, ये है मेरा u1, यहां लिखा जाएगा n2, यहां लिखा जाएगा u2। u2 तुम्हें मालूम है, n2 मालूम नहीं है, तो मैंने सीधा n2 लिख दिया, और n2 की ही वैल्यू निकालनी है। तूने जो पूछा है एक्चुअल में वो n2 है, इस तरीके से देखो इसको। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? न्यूटन का डाइन्स। यहाँ क्या लिखा जाएगा? और नीचे क्या लिखा जाएगा? ग्राम का स्क्वायर। कहां से? हाँ आएगा ग्राम का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब तुम्हें निकालना है n2, जिसको निकालना होता है अकेले करना होता है, करो अकेला n2 का, n2 अकेला हो गया। 6.67 इंटू 10⁻11 अलग रखो। अब न्यूटन के नीचे रखो डायन,
ठीक है, और मीटर स्क्वायर के नीचे रखो केजी स्क्वायर के नीचे, केजी स्क्वायर के नीचे जी स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुई सारी बातें, कोई परेशानी? अब तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना है इसको, सीजीएस में। तो मेरा आंसर डाइन सेंटीमीटर और ग्राम में आना चाहिए, आना चाहिए। तो मैं किसको कन्वर्ट करूंगा, ग्राम सेंटीमीटर को या न्यूटन मीटर को? न्यूटन मीटर को ग्राम सेंटीमीटर। तो एक न्यूटन में कितने डायन, 10⁵। तो ऐसे लिखेंगे अब इसको, ये लिखा जाएगा तुम्हारा 10⁵ डायन अपॉन में डायन। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर। तो ऐसे ही करो ना, एक काम करो तुम 100 सेंटीमीटर और स्क्वायर लिख दो बस, है ना। तो 100 का स्क्वायर अलग लिख दो, सेंटीमीटर का स्क्वायर अलग लिख दो, और फिर इनटू में ग्राम का, ग्राम को नहीं करना केजी को करना है। तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 केजी में 1000, तो 1000 का स्क्वायर और केजी स्क्वायर, और हाँ जी स्क्वायर, और ऊपर जी स्क्वायर। ठीक है, अब बस ये सारे तो कट गए, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधा क्या बचा, कच्चा इंटू बच गया अपने पास। तो कैलकुलेट करना है बस इंटू 10 की पावर 5। अच्छा इसमें एक और चीज है, इसकी तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गए भाई साहब आप, कहाँ है कोई, 6.678 पावर माइनस 19, 19 कह रहा हूँ, 11 चार जी तो लिख दिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 6.678 पावर माइनस 11 इंटू में 10 की पावर 5। पहले तो यही सुलझा लो पावर को, इनको नीचे कितनी है 6, ये 4, नीचे बची 2, ऊपर ले जाओगे तो 3, तो 3 बचा हुआ है ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻3। इसमें इसमें मिला दोगे तो 10⁻⁻8, तो 6.678 और आंसर क्या आएगा इसका, ये जी की वैल्यू है किसमें, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब नहीं पूछता ऐसा सवाल, ये बहुत पुराने सवाल हो गए, अब तो पूछता ही नहीं। नीट में अब भी नहीं आते राउंड ऑफ, कहाँ मैंने तुम देखे नीट में आ रहे हो राउंड ऑफ के, और इनके मल्टीप्लाई कर लो दो नंबरों को इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा केमिस्ट्री में आते हैं ना, हाँ तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री में पढ़, मैं 3 घंटे में सब कुछ पढ़ ले। अच्छा यूनिट कन्वर्जन आ चुका है तुम्हें, पक्का? अच्छा पूरे मजे ले लिया हमने यूनिट कन्वर्जन से, उससे आगे कौन सा टॉपिक है इसमें, हाँ फॉर्मूला निकालना, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। एक बढ़िया क्वेश्चन उठा लेता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस का एडवांस टाइप, वो कर लेंगे, तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा ऐसे मुझे सॉलिड एंगल की यूनिट बताना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, एक सिलिंड्रिकल पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, और तुम्हें पता है पानी का फ्लो, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था, पानी का फ्लो यहाँ सबसे ज्यादा होगा और जैसे जैसे बाउंड्री पे जाओगे कम होता चला जाएगा, और इसकी हमने इक्वेशन भी निकाली थी, याद हो, ये पैराबोला बनता है, याद आया? और कुछ याद नहीं है, ये याद है। इसकी लेंथ एल है, नोट्स पड़े होंगे तुम्हारे पास वो वाले, वरना अभी भी हो वहां पे, पैसे तो वापस नहीं लेना, तो निकाल लो नोट्स, पीसी में पढ़े तो होंगे ही ना, या फिर उसमें स्मार्ट बोर्ड में पढ़े होंगे। हाँ फ्लूइड में करवाया था, नहीं कॉम्पिटेटिव वाला मैंने इसमें कराया था, फ्लूइड तुमने जो व्हाइट बोर्ड पे करा था वो सीबीएसई का करा था एक ही क्लास में। अब इधर देखो डायमेंशनल एनालिसिस में ये लेंथ एल है, क्वेश्चन दे रहा हूँ कि लेंथ एल है, और यहाँ पे पानी का ग्रेडियंट फ्लो कर रहा है, मतलब लेंथ के हिसाब से, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे फ्लो कम होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इसने कहा ये फ्लो जो कर रहा है इसकी विस्कोसिटी है लिक्विड की ईटा। ठीक है, तो वो तुमसे, और प्रेशर क्या है, इस पॉइंट पे प्रेशर है पी प्लस डेल्टा पी, प्रेशर हेड भी बोल सकते हैं इसको तुम, पी प्लस डेल्टा पी, पी प्रेशर है डेल्टा पी ऐड हो रहा है उसमें। अच्छा, और यहाँ पे प्रेशर है पी मान लो, तो इसका मतलब प्रेशर घटा, ये रेडियस आर। ठीक है, अब वो तुम्हें बोल रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहा हूं, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट और तुम्हारा रेडियस और ईटा, ये रेट
ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ रेट ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? क्वेश्चन क्लियर है? चलो मैं कराता हूं, देखो क्या टाइम दूं तुम्हें। वॉल्यूम रेट फ्लो ये होता है, कोई परेशानी? वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, बस वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, उससे फालतू तो कुछ नहीं। टाइम की डायमेंशन टी, ऊपर जाएगा टी माइनस वन, तो क्या आ जाएगा एल क्यूब टी माइनस वन। तो इधर लिखा गया एम जीरो एल क्यूब टी माइनस वन, ये बराबर होगा सम कांस्टेंट, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट के लगाया जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट के लगाया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहा हूं बार बार, प्रेशर ग्रेडियंट देखो। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा एल, ये तो प्रेशर ग्रेडियंट है। तो प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी बाय डेल्टा एल हो गया, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा एल, इसकी पावर ए पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही रेडियस की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही ईटा की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। अब तुम्हें ईटा की डायमेंशन पता होनी चाहिए। ईटा की डायमेंशन देखो, फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स बराबर होता है ईटा ए डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी वाला है ये या वॉल्यूम वाला है, ये पहचानो। और बता दो, चलो एक काम करो, 6 पाई ईटा आरवी वाले से निकाल लो अगर निकालना हो तो। ये 6a, यहाँ पे तुम लिखोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डीवी बाय डीएल, वो छोड़ो अभी वॉल्यूम, वैसा वो डीवी बाय डीटी भी आ जाता। ईटा ए डीवी बाय डीएल ये फोर्स के बराबर है, और बाकी जो इसने बताया फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आरवी, इससे भी निकाल सकते हो। ये वी क्या है? वॉल्यूम या वेलोसिटी? वॉल्यूम या वेलोसिटी? भाई वेलोसिटी होगी। पढ़ाया था कहां था? कहां खो गया था? नहीं शैम्पू मत बोलियो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मारेगा वो तेरे को, मैं भी नहीं बचाऊंगा, उल्टा मैं भी मारूंगा मिलके साथ में। ये वेलोसिटी होती है, ये डब्बा ही बनवा दिया, वेलोसिटी है ये, कोई दिक्कत? ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है। ईटा 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, फोर्स की तुम्हें पता ही है। क्या यहाँ से ईटा की डायमेंशन निकाल लोगे? तो ईटा की डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस टू, ये तो होगी फोर्स की, डिवाइडेड बाय एल, और वी एल टी माइनस वन। तो एक एल से एक एल कट गया, ये आ गया एम टी माइनस थ्री, और एल माइनस वन, माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस का माइनस वन, ठीक है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, सबकी डायमेंशन रखनी है इधर और कंपेयर करना है। तो जैसे प्रेशर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की कितनी है? एम एल टी माइनस टू, एरिया की कितनी होगी? एल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और उसको भी लेंथ से डिवाइड करना है, तो एम एल माइनस टू टी माइनस टू। कोई दिक्कत? इसकी पावर ए, आर एल की पावर बी, और ईटा भी अभी हमने निकाला एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर सी। यहां तक बताओ कोई भी दिक्कत? इधर क्या लिखा हुआ है? 0 क्यूब माइनस वन। इधर की m की जितनी भी पावर बैठेगी वो इधर वाले m की पावर के बराबर होना चाहिए, तभी तो बीच में इक्वल टू आएगा, वरना बीच में इक्वल टू ही नहीं आ सकता। कोई दिक्कत? आगे देखो, ऐसी ही l की जितनी भी पावर बैठेगी टोटल राइट हैंड साइड में, उतनी ही पावर लेफ्ट में भी होनी चाहिए, तभी तो बराबर आएगा, वरना बराबर नहीं आएगा। तो अब एक काम करो, m की टोटल पावर गिन लो, m की पावर a आई और m की पावर c आई, तो a प्लस सी किसके बराबर आ गया? 0। फिर ऐसे ही l की पावर माइनस टू है, यहाँ पे प्लस बी, और यहाँ पे माइनस सी, तो कितना आ गया? माइनस टू है प्लस बी माइनस सी बराबर 0 नहीं 3। और ऐसे ही टी की माइनस टू है और फिर माइनस सी बराबर माइनस वन। कोई दिक्कत? अच्छा, ए बराबर माइनस सी है, कोई दिक्कत यहां तक? इस माइनस सी ए की जगह यहां रख दो, तो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा? ए और सी दोनों निकल जाएंगे तुरंत। तो ये हो जाएगा माइनस सी है तो प्लस का 2 सी माइनस सी बराबर माइनस वन, तो सी बराबर माइनस वन, और ए आ गया 1। ये दोनों आ गए, अब इनको यहां पर रख दो, तो ए की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस टू, और ये कितना है? माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू प्लस वन, तो उधर गया तो प्लस फोर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कोई दिक्कत?
अब इन ए बी सी की वैल्यू इसमें रख दो उठा के, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया क्या, डी वी वॉल्यूम बाय डी टी किसके बराबर आया, सम कांस्टेंट के और डेल्टा पी बाय डेल्टा एल। ए कितना है 1, आर कितना है, आर की पावर बी है, आर की पावर 4 इनटू में, और ए कितना, सी कितना है -1, तो ईटा की पावर -1 आ गया। ये हो गया डायमेंशनल एनालिसिस। कोई दिक्कत? पक्का? एक वैरायटी और दिखा देता हूँ इसकी, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस और ये भी खत्म तुम्हारा। कुछ नहीं है, वो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, उसका भी एक दो करा दूंगा। वो कह रहा है अगर फोर्स, वेलोसिटी, टाइम को मैं फंडामेंटल मान लूं, क्या ये फंडामेंटल होते हैं? पर मान लिए, क्योंकि वो भी फंडामेंटल हम नहीं माने हैं, मास लेंथ टाइम भी, वो भी तो हम नहीं माने, ये भी हम ही मान सकते हैं। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विल बी, ये है सवाल। तो एक ये भी वैरायटी है। तुम्हें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वॉल्यूम और टाइम। ये यही दिया था ना, टाइम तो होगा ना फंडामेंटल, रुको, हाँ वेलोसिटी और टाइम ही है, ठीक है। और ये डेंसिटी है, ये क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का मुझे पता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का तो m और वॉल्यूम का L-3 और T0 बराबर के mL-T-2 की पावर a, क्योंकि मैंने मान लिया कि ये a की पावर पे डिपेंड कर रहा है, b की पावर पे डिपेंड कर रहा है, c की पावर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी L-T-1 की पावर b, फिर टाइम कितना, t की पावर c। दोनों साइड डायमेंशन पावर बराबर होनी चाहिए, तभी तो बराबर होगी क्वांटिटी। तो मेरे को बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, m की पावर a यहां से आ गई, तो a बराबर कितना आ गया 1। अच्छा, l की पावर इधर -3 है, इधर कितना है a, इधर कितना है -b, तो a माइनस b किसके बराबर, a, अच्छा प्लस b किसके बराबर, -3 के बराबर। a 1 है तो b कितना आ गया, -4। फिर t की इधर 0 है तो इधर t की -2 है, और प्लस c बराबर 0, तो c बराबर 2 है, और a कितना था 1, तो c बराबर 2। यहां -2 आ गया, ठीक है। अच्छा, -b भी आएगा ना, -b प्लस c बराबर 0। अच्छा, a की वैल्यू बताया, b की वैल्यू बताया, a की वैल्यू कितनी, माइनस माइनस प्लस 2, और ये -4, माइनस माइनस प्लस 4, अरे a की 1 है ना। अच्छा, -2 और b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 4, और c की वैल्यू पता नहीं, निकालनी है। तो ये आ गया -2 प्लस 4, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, c की वैल्यू कितनी, -2। तीनों डब्बे तैयार, तीनों डब्बे तैयार होते ही इसमें फेंक दो, इस वाले में। तो कितना आ गया, डेंसिटी बराबर सम कांस्टेंट के, फोर्स की पावर कितनी, a 1, इनटू में वेलोसिटी की पावर कितनी, b -4, और इनटू में टाइम की पावर कितनी, कहां गया, c -2। क्या डेंसिटी आ गई, बस यही निकाल दो। तो कर लोगे ऐसे सवाल भी? और बताओ और क्या बचा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है देखो, अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं तो ऐड तभी हो सकती है जब ए और बी की डायमेंशन सेम हो, तभी ऐड होगी, वरना ऐड नहीं होगी। सेम गोज फॉर सब्सट्रैक्शन, बट ए इंटू बी में ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसकी डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है, में डिफर, कोई दिक्कत। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया ए इंटू बी बराबर है सी इंटू डी, क्या ए की डायमेंशन, बी की डायमेंशन, सी की डायमेंशन, डी की डायमेंशन सबकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है सबकी। लेकिन ए इंटू बी को अगर मैंने नाम दिया मान लो अल्फा, और सी इंटू बी को, डी को नाम दिया मैंने बीटा, क्या अल्फा और बीटा की डायमेंशन अलग हो सकती है, नहीं, इनकी डायमेंशन सेम होगी, इनकी डायमेंशन सेम होगी। क्या क्या कह रहा, नहीं वो कन्वर्ट कर लेगा ना, क्यों सीखा है n1 u1 बराबर इंटू u2, इसी दिन के लिए सीखा है। अगर कभी इक्वेशन में इक्वल टू आ रहा हो और एक साइड मीटर हो दूसरी साइड सेंटीमीटर हो, तो एडजस्ट करके दोनों के डायमेंशन में यूनिट बराबर कर लो, ठीक है। कभी भी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर नहीं हो सकता,
दो यूनिट आपस में बराबर हो सकती है लेकिन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। दो यूनिट आपस में बराबर हो सकती है लेकिन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दो यूनिट कभी भी बराबर, अनटिल अनलेस वो यूनिट ही बराबर ना हो आपस में। जैसे मीटर मीटर, अब तो तू एक एक लगा सकता है ना दोनों जगह, एक मीटर बराबर एक मीटर। ठीक है, क्या बात सीखी हमने। डिस्कशन। तो ये इस हरकत को क्या बोलते हैं जो अभी मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस पे एक ढंग का सवाल ले लेते हैं। एक थ्योरेटिकल सवाल और कराना है मेरे को, इसके बाद कराऊंगा। वो पूछ रहा है ए रेशो बी जो भी आएगा वो किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा? ए बाई बी पूछा क्या है उसने? क्या? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, एक्स है प्रेशर, इक्वेशन ऊपर दी गई है एक्स प्लस ए बाय वाई का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट ओपन वाई माइनस बी ब्रैकेट क्लोज बराबर में आरटी। और कुछ पूछना है? बोल क्या पूछना है? आर तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तुम्हें निकालना है कि ये जो ए बाय बी का रेशियो आएगा किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा। उसने डायमेंशन नहीं पूछी, उसने फिजिकल क्वांटिटी पूछी है। आओ करें। सबसे पहले तो एक चीज देखो, एक्स अगर प्रेशर है तो ए बाय वाई स्क्वायर भी क्या होगा? प्रेशर। कोई दिक्कत? तो ये पूरा डब्बा ही तो प्रेशर हो गया ना। अगर ये पूरा डब्बा प्रेशर हो गया और बराबर में आरटी लिखा हुआ है तो मुझे पता है यहां वी आएगा। अगर मुझे पता है एक्स प्रेशर है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मुझे ये भी पता होगा ए बाय वाई स्क्वायर भी प्रेशर होगा। तो ये पूरा डब्बा प्रेशर होगा क्योंकि प्रेशर प्रेशर प्लस प्रेशर प्रेशर होता है। और प्रेशर इनटू एनीथिंग इज आरटी आ रहा है तो वो एनीथिंग वी तो रहा होगा। तो पीवी इक्वल टू आरटी। तो मुझे ये पता लग गया इस डब्बे की डायमेंशन क्या है? वॉल्यूम की जैसी। यहां तक कोई दिक्कत? तो मेरे को बताओ बी की डायमेंशन कैसी आ गई? वॉल्यूम की जैसी, मतलब एल क्यूब। ठीक है, वाई की तो निकालनी नहीं, क्यों? मैं तो वो देखूंगा ना, मेरे को जो निकालना, टाइम कम है। ए निकालना है। अब ए की डायमेंशन कैसी? वाई की, हाँ ठीक है सही कह रहा है। वाई की कैसी? वॉल्यूम जैसी। तो नीचे क्या है? वॉल्यूम। ऊपर क्या है? ए। तो ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, वॉल्यूम स्क्वायर की डायमेंशन किसकी जैसी आनी चाहिए? प्रेशर की जैसी। प्रेशर की डायमेंशन एम। देखो ध्यान से, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, उसको एरिया से डिवाइड करो तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, अब ए की निकालनी है तुम्हें, उधर जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, एल की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस टू। कोई दिक्कत? उठा के इधर रख दो इसको। तो ए बटा बी निकालना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम एल टू टी माइनस टू एनर्जी नहीं होती? वर्क डन, एनर्जी, टॉर्क, ये सब क्या है? सेम डायमेंशन है। ठीक है, तो वो ऑप्शन देगा, उन ऑप्शन में से छाट लेना। कोई दिक्कत? हाँ, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, लाइट ईयर, इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? नहीं, पारसेक। एक, ये लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में लाइट कितना चले? पारसेक होता है 3.6 साल में लाइट कितना चले। तो पारसेक क्या होता है? वन पारसेक 3.6 लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ से सन के बीच की दूरी, सबसे छोटी तो बेचारी यही है। ये मत पूछना कितनी होगी कुछ, पर सन से अर्थ के, हाँ, बीच की दूरी है, पर उनसे बहुत छोटी होगी। ठीक है, और बताओ और क्या बचता है तुम्हें कराने को? यही था इसमें, और तो कुछ है नहीं डायमेंशन में। वेक्टर में तुम्हें कुछ पूछना है, वेक्टर में पूछ लो, क्योंकि वेक्टर तो ताजा ताजा खत्म हुआ है तुम्हारा। अगर अलग से वेक्टर कराना होता मेरे को पूरा, तो मैं अलग से उसको एक दिन देता। वो अलग से दिन इसीलिए नहीं दिया, वेक्टर करवा रखा है, क्वेश्चन भी खूब करवा रखे हैं, और क्या एडवांस के भी तो क्वेश्चन करवा लिए हमने। वो मैथ्स में निकल जाते तुम्हारे, यहाँ एडवांस में भी नहीं आएंगे, वो एडवांस की आएंगे। हाँ,
अरे कुछ नहीं है, बॉक्स प्रोडक्ट पूछना चाह रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट और ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ये सब पूछना चाह रहा है वो। क्या एक्सप्रेशन देख बार, ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लो एक बार, अगर वेक्टर में तुम कुछ पढ़ना है जो छूटा है तुम्हारा, या फिर जिस पे मैंने ध्यान न दिया हो ज्यादा, वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि आता नहीं है इसलिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये वेक्टर आएगा कि स्केलर आएगा? पहली बात तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, वेक्टर नहीं स्केलर। गुमराह नहीं कर रहा, नाम गलत लिख दिया, दिमाग में वही था। एक नहीं होता, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट अलग होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अलग होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अलग होता है। ए डॉट बी क्रॉस सी, हाँ, तो काफी अलग क्वांटिटी हो जाती है वो। क्या नहीं यहाँ पे, अच्छा इस वाले में ना, इस वाले में, और इस चीज को बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था वो पता है, अरे रुक जा, हाँ सी सॉरी सॉरी, जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था वही दिखाना चाह रहा था, इसको सेम ही चीज है ये, और ये सेम ही चीज है। तो जो सोच रहे थे वो डॉट नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन थी। अगर मैंने 3 वेक्टर लिख दिए, जैसे मैंने लिख दिया अल्फा बीटा गामा, तीनों पे तीर लगा दिए, तीर कहाँ लगे, और ऐसे बक्सा ले लिया, तो बक्सा लेने का मतलब ही क्या है कि किन्हीं दो की क्रॉस प्रोडक्ट एक के डॉट के साथ, किन्हीं दो की क्रॉस प्रोडक्ट एक के डॉट के साथ, कोई दिक्कत? अच्छा अब इसमें एक और खास बात पता है क्या है, तुम्हें लगता होगा कि ये जो मैं बक्सा दिखा रहा हूं, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब किसी की भी दो की क्रॉस प्रोडक्ट लेके डॉट प्रोडक्ट लो, सेम आना चाहिए, सेम ही आता है। अगर तुम लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन लेकिन चलता कैसे, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, ऐसे नहीं वो फाड़ के कुछ भी लिख दोगे। तुमने लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी, मान लो किसी क्वांटिटी कैपिटल ए के बराबर है, तो कैपिटल ए के बराबर कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन आ पाएगी, कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी, तुम इसमें साइकिल के हिसाब से चलोगे आगे की तरफ। जैसे अब तुम अगली चीज क्या लिख सकते हो, अगली चीज लिख सकते हो तुम सी क्रॉस ए, बचा कौन? फिर अगली चीज क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी, बचा किसके? बस। अब जो भी वेरिएशन लिखोगे वो इसके बराबर नहीं आएगी, वो इसके नेगेटिव वेरिएशन के बराबर आएगी। कोई दिक्कत? ये सब हमने कहां पढ़ा था, ये सब जब हम पहली बार ईएमआई पढ़ा था तब हमने देखा था। ईएमआई में मैंने बताया था कि अगर तुम इनका बॉक्स प्रोडक्ट ले लोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, तभी हम अगर उसके पैरेलल चलाते हैं वेलोसिटी के तो वो 0 आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, और बताओ, और क्या बचता है तुम्हारा? हाँ, क्वेश्चन में एक बार इसके वो बना लिया मैंने, 75 क्वेश्चन वाली शीट तो बना ली, वो भेज दूंगा तुम्हें अभी आज ही। ठीक है, और इसमें एरो ऑप्टिक्स में कुछ एडवांस के क्वेश्चन मेरे को ऐड करने हैं, एक दो एडवांस के क्वेश्चन एडिट है उसमें, एक दो नहीं 4-5 है, लेकिन मेरे को मैं सोच रहा हूँ 4-5 और ऐड करूँ, लेकिन वो वाले ऐड करूंगा एडवांस के जिसमें बहुत सारी वेरिएशन क्लियर होती है। जैसे रे ऑप्टिक्स के अभी तक मैंने जो भी एडवांस के वो कैटर किए थे एग्जांपल, उसमें बहुत सारी वैरायटी कवर हो रही थी। जैसे वो वाला क्वेश्चन लिया था मैंने, याद हो तुम्हें, यहाँ एक लेंस रखा था, यहाँ एक लेंस रख दिया था, और 12.5 मीटर दूर बनी थी, तो उसमें गलती करता ही करता है बच्चा। तो एक वो वाला क्वेश्चन था, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी। तो ऐसे में 4-5 क्वेश्चन और डालूंगा रे ऑप्टिक्स के, काफी बड़ा चैप्टर है ना वो, फिर भी हमने बहुत कम टाइम में बहुत सारा मतलब निपटा लिया। ये तो दोनों छोटे छोटे चैप्टर है। कल हमें क्या करना है बताना एक बार? मॉडर्न फीस करनी है ना कल, हाँ उससे भी काफी आता है। तो मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके तुम्हारा कुछ काम कर लूंगा, तुम्हारा कुछ शीट वीट बना लूंगा, तो वो तो एक्स्ट्रा रखूंगा ना मैं ना, अभी ऐसे हाँ ईदी पे रख ही लेते हैं ना, छोड़ो।